नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग 2 डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी जाके पहले देख सकते हैं। और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप इसकी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको पढ़ाने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके अनुच्छेद नंबर 51 तक इसका संविधान में डिस्कशन जो है वो किया गया है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो मैंने बताया था ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला समाजवादी में, दूसरा लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट में यानी कि उदार बौद्धिकतावादी में, और तीसरा गांधीवादी में। इन 3 में इसको जो है वो डिवाइड किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एलिमेंट्स एज अ चेक हुज पेमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। यानी कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो ये बात जो है वो किन्होंने कही थी? ये बात जो है वो केटी शाह जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। केटी शाह जी ने नीति निर्देशक तत्वों जो कि मैंने बताया था 36 से 51 तक जिनका वर्णन किया गया है, इसको एक ऐसा चेक बताया है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर है। और एक और लोग हैं जिनका नाम है सर आइरिस नाम मैं लिख देता हूँ, सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने भी कहा है कि ये तो पुण्यात्मक लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। ठीक है, तो कभी कभी कथन जो है वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपयुक्त कथन जो है यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है वह ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, कोई भी संविधान के बारे में अच्छी बात कही जा रही है ना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप आंख बंद करके ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम जो है वो आप टिक लगा सकते हैं कि क्योंकि इन्होंने संविधान के बारे में जितनी भी बातें कही हैं वो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो कही हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन का समाविष्ट करते हैं। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है। क्या कहा है? अनूठी विशेषता कहा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही सरकार को मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में ये बताया जाता है कि वो डेवलपमेंट जो करे ना वो DPSP के अकॉर्डिंग ही करे। जो भी कानून बनाए वो इसके अकॉर्डिंग बनाए। लॉ इसके ऊपर एलिजिबल नहीं होता है, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो इसके ऊपर हमेशा से लागू होते आए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? तो मैंने बताया था इसके पिछले क्वेश्चन में यह बात किन्होंने कही है, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बात जो है वो कही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना है? तो यह बात किन्होंने माना है? यह बात जो है वो ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने माना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर अनुच्छेद नंबर 51 तक वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों को ग्रेनविल ऑस्टिन जी ने सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में बताया है। वहीं पर ये जो केसी वेहलर जी हैं, केसी वेहलर जी ने इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। क्या कहा है? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। किन्होंने कहा है? ये केसी व्हीलर जी ने कहा है। और आइवर जेनिंग्स जी ने कर्मकांडी आकांक्षा कहा है। क्या कहा है? कर्मकांडी आकांक्षा जो है वो कहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को जो है वो नियत करता है? तो
तो वो क्या करता है, वो सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण जो है वो करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत जो है वो उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्च सुरक्षा को नियम करता है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार के 3 अंग, कौन कौन से हैं 3 अंग, एक है आपका विधायिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका, इसमें एक दूसरे की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन का काम जो है ये करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव जो है वो सुनिश्चित करता है। वो कौन सुनिश्चित करता है, वो सुनिश्चित करता है नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित हो वो बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 44 जो है वो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी बताता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 45 जो है उसमें 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, जो कि वर्तमान में निदेशक तत्व में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह प्रावधान है कि 86वां जो संविधान संशोधन 2002 में आया था, इससे अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया था। फिर उसके बाद अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिकता का प्रयोग करने के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद नंबर 48 के ए में पर्यावरण का संरक्षण, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 49 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 50 में शक्ति के पृथक्करण के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में अभिवृद्धि के बारे में जो है वो बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण या क्या उपबंध करता है, मतलब किस में ये बताया गया है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है, यानी कि भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये जो है वो बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया था, तो मैंने बताया था अनुच्छेद नंबर 49 में जो है ये बताया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो यह किस में बताया गया है, यह जो बताया गया है वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये जो है वो बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद भी पूछा जाता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 51 में ये जो है वो बताया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है वो समस्त भारत में एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। मैंने बताया था यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद नंबर 44 में ये जो है वो बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है ये किस में बताया गया है, यानी कि आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो मूलतः आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर वेतन की विसंगतियों को दूर करने के लिए भाग 4 में, जिसमें डीपीएसपी के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 39 का जो डी है उसमें राज्य के ऊपर यह विधिक दायित्व डाला गया है कि अतः सामान्य कार्य के लिए समान वेतन आर्थिक अधिकार के लिए विधिक मांग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है वो लागू भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो यह किसमें निहित है, वह पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक क्या है, तो यह जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है ये एक अंग माना गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद याद रखना है तो 39 के डी में जो है यह बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक नीति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है। यह जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 38 है।
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 38 के पार्ट 1 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद नंबर 38 के 1 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 38 के पार्ट 2 में इसके अनुसार राज्य जो है वो आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने के प्रयास करेगा। अतः इसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी जो है वो कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। क्या सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि प्रोहिबिटेशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रयास जो है वो हमेशा करेगा। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद नंबर 17 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो राइट टू वर्क जो है वो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और अनुच्छेद नंबर 43 में ये बताया गया, अनुच्छेद नंबर 43। तो याद रखिएगा 43 में राइट टू वर्क है और 44 में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ठीक है। अनुच्छेद 43 यानी कि 43 के अंतर्गत राज्य द्वारा कर्मकारों को काम करने के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि की व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 43 यानी 43 के पार्ट ए के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जो है वो सुनिश्चित करेंगे? मैंने बताया था अनुच्छेद नंबर 43 के ए में जो है ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता जो है वो समाविष्ट की गई है? तो यह किस में की गई है? यह जो की गई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात जो है वो कही गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता का उपबंध जो है वो किसके अंतर्गत जो है वो दिया गया है? तो मैंने बताया था यह किसके अंतर्गत दिया गया है? यह जो है वो अनुच्छेद नंबर 43 के ए के अंतर्गत जो है वो दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो यह जो है अनुच्छेद नंबर 43 यानी कि राइट टू वर्क जो है इसके अंतर्गत लाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 43 के अनुसार राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारी या कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है वो सुनिश्चित करेगा। और अनुच्छेद नंबर 43 के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी की वैधानिक गारंटी जो है वो दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह प्रश्न क्या था? वह जो प्रश्न था वो मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को आगे रखना, मतलब अग्रता देना। ठीक है, प्रायोरिटी देना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा गठित की गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है वह पारित किया गया। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है वो मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए किया गया था। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में अब तक का सबसे बड़ा 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है वह लाया गया था। ठीक है, इसी कारण से जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है। लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो 42 जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे ही कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करने हेतु
3 नए नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करते हैं, तो 3 नए निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द और राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने की बाध्यता आदि प्रावधानों का समावेश जो है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वो क्या था, वो था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो की गई थी। तो किसके अंतर्गत की गई थी, या डीपीएसपी के अंतर्गत जो है वो की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा तथा इनको स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए शक्तियाँ व प्राधिकार जो है वो प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। तो मैंने बताया था कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद नंबर 40 करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो मैंने बताया था यह डीपीएसपी के अंतर्गत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का जो गठन है वह किसके अंतर्गत किया गया है। तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वह अनुच्छेद नंबर वो जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है वो बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।